हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना स्टडी नोट नंबर सीएमए फाउंडेशन की स्टडी नोट नंबर 10 का चैप्टर है ना, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसका लेक्चर 2। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे हम स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। मैंने आपको समझाया था डेलीगेशन का मतलब होता है कि जब कोई मैनेजर अपने काम को डेलीगेट करता है। डेलीगेट मतलब अपने काम को जब मैनेजर जो है किसी एक काम को काफी लोगों से इसको करवाना है, तो वो क्या करता है कि अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अपने जो सबॉर्डिनेट है, जो टीम के जो व्यक्ति हैं, उनको कामों को बांट देता है डेलीगेशन। इससे क्या होता है कि वो उस व्यक्ति को वो काम देता है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है, तो काम उसी तरीके से स्पीड से होता है और उतनी इफेक्टिव तरीके से काम होता है। तो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। अब हम इसके धीरे धीरे करके पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। Steps in the process of delegation. First one is determination of result expected. First of all, manager has to align the result he wants to obtain from the subordinate for achievement of organization objective. यानी पर्पस क्या होता है, यानी एक सबॉर्डिनेट को जब मैनेजर काम सौंपता है तो उसका पर्पस होता है कि जो काम उसको सौंपा गया है उस काम को वो ढंग से और अच्छे तरीके से करना शुरू कर दे और कर दे उसको। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी मैनेजर क्या करेगा, अपने काम को सबॉर्डिनेट को बांटेगा। देखिए मान लीजिए एक मैनेजर में हमारी टीम में मान लीजिए काम बांटा हुआ है। एक को जो अकाउंट्स पेबल के जो काम होते हैं उस पर सौंप देगा, एक को फाइनेंशियल जो बनाने का काम है उस पर सौंप देगा, एक को एआर के काम पे सौंप देगा, ठीक है ना, एक को बिलिंग के काम पे लगा देगा। तो अलग अलग काम, मतलब जो काम एक को मान लीजिए बैंक एंट्रीज का काम दे दिया, बैंक रिकंसिलिएशन का काम दे दिया, तो क्या करता है मैनेजर, काम को बांट देता है और उस व्यक्ति को वो काम देता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ताकि उस काम को ढंग से करे, एक्सपर्ट तरीके से करे उस काम को। The manager then assign specific duties or tasks to such each subordinate, यानी जो स्पेसिफिक काम होता है किसी एक स्पेसिफिक सबऑर्डिनेट को देता है, स्पेसिफिक काम जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक सबऑर्डिनेट को देता है। He must clearly define the function of each subordinate, यानी हर एक जो सबऑर्डिनेट है जिसको काम सौंपा जा रहा है, हर एक काम जो हर एक सबऑर्डिनेट है उसके काम को क्या होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि इस व्यक्ति को ये काम करना है, इस व्यक्ति को ये काम करना है। ओके। While assigning duties and responsibilities, he must ensure that the subordinate understand and accept their duties. यानी जब काम को सौंप दिया है तो उस काम को अच्छी तरीके से अपने सबॉर्डिनेट को समझाएगा, ताकि जब सबॉर्डिनेट सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर उस काम को करेगा तो कोई इशू ना आए। अगर फिर भी अगर उसको कोई इशू आता है तो मैनेजर जो है उस काम को उसको क्लियरली कर दे, उसके डाउट को क्लियर कर दे। Duties should be assigned according to the qualification, experience and aptitude of the subordinate. यानी जब मैनेजर सबॉर्डिनेट के काम को बांटेगा, यानी अपने काम को अलग अलग सबॉर्डिनेट को बांटेगा, अपने टीम के बंदों को काम बांटेगा, तो उनकी क्वालिफिकेशन देखेगा, एक्सपीरियंस देखेगा और एप्टीट्यूड देखेगा। यानी जो क्वालिफाइड जो फ्रेशर होगा उसको थोड़ा सा छोटा मोटा काम दे देगा, और जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको फाइनेंशियल का काम भी दे देगा। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, यानी जब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि ये काम आपको फिनिश करना है तो उसके साथ अथॉरिटी भी देगा। अथॉरिटी मतलब कि कुछ डिसीजन सबऑर्डिनेट सेल्फ ले सकता है, यानी अगर कोई डाउट है तो किसी दूसरी टीम के बंदे से मिल सके, अगर कुछ उसको सपोर्टिंग बैकअप चाहिए तो किसी और टीम के बंदे से मिल सके, तो उसको अथॉरिटी भी देगा। वो अगर वो किसी काम को करने की जिम्मेदारी दे रहा है मैनेजर, तो उसको अथॉरिटी भी देगा। ये हम पढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इज मीनिंगलेस अनलेस adequate authority is given to subordinate, यानी आपने ड्यूटी तो दे दी कि यार दीपक ये काम कर लेना और तुम्हें काम करना पड़ेगा, मनीष तुम्हें ये काम करना है तो ये काम करना पड़ेगा, लेकिन उन मनीष को और दीपक को काम का करने का आपको अधिकार भी तो देना पड़ेगा, अगर उनको कुछ परेशानी आ रही है तो किसी और टीम के बंदे से वो मिल सके। They cannot discharge their responsibility without adequate authority, यानी मैनेजर सिंपली ये ड्यूटी सौंप दे कि ये काम करना है तुम्हें, खत्म बात। लेकिन पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो भी रास्ते में डिसीजन लेने होंगे, वो डिसीजन लेने के लिए उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। ये इस पॉइंट में क्लियरली बोला गया है। इनफ अथॉरिटी, enough authority must be granted so that subordinate can perform their duty, यानी अगर ड्यूटी करने के लिए उसको जो एडिक्वेट आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। बाय ग्रांटिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट कैन परमिट टू यूज रिसोर्सेज टू टेक डिसीजन एंड एक्सरसाइज डिस्क्रिशन, यानी जो भी डिसीजन सबऑर्डिनेट को लेने पड़ेंगे वो सबऑर्डिनेट डिसीजन को ले सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं, आइए दोस्तों। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क फ्रॉम मी। क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आप देखना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, यानी जब डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे दी जाती है तो जो बंदा जो सबऑर्डिनेट है उसकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी अब उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि जो काम उसको सौंपा गया है वो उस काम को पर्टिकुलर समय पर तय समय पर करेगा, और अगर कोई त्रुटि हुई काम में, यानी अगर कोई भी परेशानी या डाउट आता है तो वो बंदा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा।
आइए आगे चलते हैं अब हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी इन सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म अथॉरिटीज डेलीगेटेड मस्ट बी आंसरेबल टू द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ असाइन्ड ड्यूटीज। यानी अगर हमने उसको ड्यूटी दे दी है, अब उसकी परफॉर्मेंस यानी उसका जो रिजल्ट है उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी, जो काम हमने उसको सौंप दिया है पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को, उसको तय समय पर वो काम क्या करना पड़ेगा, तय समय पर वो काम उसको करना पड़ेगा। And for the exercise of the delegated authority, the extent of accountability depend upon the extent of delegation of authority and responsibility. A person cannot held answerable for the acts not assigned for him by the superior. यानी जो काम सौंपा गया केवल उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। सिंपल है यार, ये तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई इशू। An information and a control system is established to check and evaluate performance of the subordinate to whom authority is delegated. Thus, the duty, authority, and accountability are three fundamental component of delegation. Delegation के तीन component है कि आपने अपने subordinate को duty दी, फिर आपने अथॉरिटी दी कि आपको ये काम करना है और इसलिए आप ये कोई भी डिसीजन ले सकते हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, जो भी रिजल्ट आने के लिए वो जिम्मेदार होगा, यानी उस काम को उसको करना पड़ेगा। Three phases of delegation are interdependent. These three inevitable attributes of delegation are like a three-legged stool, each depend on the other. इतना कहने का मतलब है जिस तरीके से जो स्टूल होता है उसके तीन पहिए होते हैं और तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक पहिया भी अगर खराब हो जाएगा तो स्टूल बेकार हो जाएगा। उसी तरीके से कहना चाह रहे हैं ड्यूटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों ही एक साथ चलते हैं, कोई एक भी मिसिंग होगा तो ये प्रोसेस हो नहीं पाएगी। एक बार फटाफट से मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, हुआ क्या था इस केस में। हुआ क्या था, मैनेजर अपना काम बांटना चाहता है, क्योंकि मैनेजर को अगर काम को इफेक्टिवली और जल्दी करवाना है और अच्छे से करवाना है तो वो काम को टीम को बांटना पड़ेगा। काम को जब टीम को बांटता है काम, तो उनको क्या करना पड़ता है मेरे दोस्तों, अथॉरिटी पे देनी पड़ती है कि आप ये डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि हमने अथॉरिटी दे दी, क्योंकि हमने उनको काम करने की ड्यूटी दे दी, तो अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी यानी जो जिम्मेदारी बनेगी वो सबऑर्डिनेट की बनेगी, जिसको उस काम को तय समय पर करना पड़ेगा। आइए आगे हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद है डिफिकल्टी इन डेलीगेशन, यानी जब हम किसी काम को डेलीगेट करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को बांटते हैं, तो उस दौरान क्या क्या परेशानी होती है, यानी मैनेजर को क्या इशू होता है काम को, अपने काम को बांटने में, और जो जो एक्सेप्ट कर रहा है यानी सबऑर्डिनेट को जिसको काम दिया जा रहा है उसको क्या इशू है। तो समझिएगा, पहले पढ़ने से पहले एक बार समझते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि मैनेजर काफी सारा काम कर रहा है, मैनेजर को ये लगता है कि अगर मैं अपना काम बांट दूंगा, यदि मैं अपना काम बांट दूंगा तो क्या होगा कि कंपनी पर जो मेरा जो कंट्रोल है, मतलब एक जो पोस्ट में हेल्ड कर रहा हूँ, वो क्या होगा, मेरा इफेक्ट होगा, यानी वो दबदबा नहीं रहेगा। कि मान लीजिए अगर सबऑर्डिनेट ही सारा काम करना लग जाए तो मैनेजर का अस्तित्व क्या रह जाएगा, मैनेजर के देयर इज नो एग्जिस्टेंस फॉर द मैनेजर। तो मैनेजर क्या करता है कि डरता है कि अपने काम को बांटने के लिए, अगर अपना काम बांट देगा और मान लीजिए सबऑर्डिनेट उस काम को बिना मैनेजर की परमिशन, मतलब बिना मैनेजर से हेल्प लिए काम कर दे, तो कंपनी सोचेगी कि यार हम क्यों इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं। तो इसलिए कई बार और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और सबऑर्डिनेट इसलिए सोचता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी और काम ज्यादा बर्डन आ जाएगा उसके लिए, तो सबऑर्डिनेट इसलिए अनिच्छुक होता है काम को एक्सेप्ट करने के लिए। एक एक करके सारे रीजन पढ़ते हैं हम। Some manager may not delegate authority because of their lure of authority, यानी they are autocrat and think that delegation will lead to a reduction of their influence in the organization। यानी अगर अपना काम सबऑर्डिनेट को बांटेंगे और सबऑर्डिनेट बिना उसकी मैनेजर की हेल्प के वो काम को फिनिश कर देंगे, तो मैनेजर सोचता है कि मेरा जो प्रभाव है ना वो कंपनी पर कम हो जाएगा, यानी मेरी जो वैल्यू है कंपनी के अंदर वो कम हो जाएगी, इसलिए वो अपने काम को बांटने में अनिच्छुक होता है। They want to make their represent that felt and desire that subordinate should come frequently for approval. They like to dominate the whole show। यानी वो कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हैं, भले ही काम सबऑर्डिनेट से करवाएं, लेकिन कंट्रोल यानी हर एक चीज की परमिशन के लिए क्या करें, मैनेजर के पास आए कि सर मुझे इस चीज की अप्रूवल लेनी है, सर मुझे इस चीज की आपसे अप्रूवल लेनी है, इसीलिए ताकि कंट्रोल अल्टीमेट जो है मैनेजर का रहे। दूसरा रीजन, सम मैनेजर फील दैट नन कैन डू द जॉब एज वेल दे कैन डू, यानी मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट पे विश्वास नहीं होता, वो डरते हैं कि सबऑर्डिनेट मतलब गलती ना कर दे तो अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जो मैनेजमेंट होगा वो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। दे थिंक दैट इफ दे डेलीगेट वर्क विल नॉट बी डन एज इतना, यानी अगर वो काम को सौंप देंगे तो जिस तरीके से एक मैनेजर खुद काम करता था उस तरीके से वो काम नहीं हो पाएगा। they consider themselves indispensable and so that they want to give the people ideas and suggestions, यानी वो खुद ही उस काम को करना चाहते हैं, वो डर के मारे जो मान ले कोई सबऑर्डिनेट को काम दे दिया, सबऑर्डिनेट काम में गलती कर दे, तो इस डर के कारण वो खुद ही काम को कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खुद ही काम को करें वो। when a manager is incompetent his work, third point, method and procedure are likely to be faulty, यानी मान लीजिए कोई मैनेजर, नया मैनेजर आया और वो गलत काम करता है और वो ये नहीं दिखाना चाहता कंपनी को, तो वो मान लीजिए अगर वो सबऑर्डिनेट को काम सौंपेगा तो सबऑर्डिनेट क्या है, हो सकता है कि डिस्क्लोज कर दे कि सर आपने ये गलती करी थी, तो इसी डर के मारे वो काम को नहीं सौंपता। he keeps all the authority himself to fear of being exposed, यानी
मतलब उसकी जो गलतियां हैं वो कंपनी में खुल ना जाए, इस वजह से वो क्या करता है कि का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद पे रही रहता है, यानी वो काम को बांटता नहीं है। He is afraid that if he lets the subordinate make decision, they make outshine him. He is afraid of losing his importance. यानी उसकी जो इंपॉर्टेंस है कंपनी में वो लूज ना हो, इसलिए वो क्या डरता है काम को बांटने के लिए। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम। Few managers are inclined to accept the risk of wrong decision which the subordinate might take. यानी वही सिंपल सा रीजन है कि उनको डर लगता है कि अगर वो सबॉर्डिनेट को काम सौंप देंगे तो, और सबॉर्डिनेट मान लीजिए कुछ गलत उन्होंने डिसीजन लिया, तो उससे अल्टीमेट जो प्रभाव है वो मैनेजर का पड़ेगा। मैनेजर की जो छवि है कंपनी में वो क्या होगी, खराब होगी। इस डर से, इस वजह से क्या करता है मैनेजर, अपने काम को सौंपने से डरता है। Therefore, they do not delegate authority and take all the decisions themselves. They are unwilling to take calculated risk. यानी जो रिस्क है इस डर की वजह से वो क्या करते हैं, काम को बांटते नहीं हैं। पांचवा पॉइंट, a manager may not delegate authority because he feels that his subordinate are not capable and reliable. यानी अगर उसको लगता है कि ये उसके जो सबॉर्डिनेट है उस काम को नहीं कर सकते, या उसको सबॉर्डिनेट पर मैनेजर को भरोसा नहीं है, तभी मैनेजर क्या था, डरता है अपने काम को सौंपने के लिए। He lack confidence in his subordinate, यानी उसको भरोसा नहीं होता अपने सबॉर्डिनेट पर, इस वजह से अपने काम को नहीं बांटता। आइए 6 पॉइंट देखते हैं। A manager is not likely to delegate authority when he cannot issue suitable direction to guide the activities of subordinate. Such lack of ability to direct indicate that he is unfamiliar with the art of delegation. यानी कई बार एक मैनेजर के अंदर वो आर्ट ही नहीं होती कि अपने काम को किस तरीके से सबॉर्डिनेट से काम करवाया जाए, किस तरीके से सबॉर्डिनेट को काम सौंपा जाए और वो उस काम को ढंग से कर सके। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब हम। 7th पॉइंट है, इफेक्टिव डेलीगेशन रिक्वायर एडिक्वेट कंट्रोल एंड मींस ऑफ नोइंग द प्रॉपर यूज ऑफ अथॉरिटी। यानी किस तरीके से काम को करवाना है ये भी उसको पता होना चाहिए। कई बार मैनेजर एक रिसेंटली क्वालिफाइड मैनेजर होता है तो वो क्या करता है कि उसको एक तरीका नहीं पता होता है किस तरीके से अपने जो सबऑर्डिनेट है उनसे काम को हैंडल करवाना है या किस तरीके से काम निकलवाना है। A manager will hesitate to delegate authority if he has no means to ensure that authority is being properly used by the subordinate. यानी उनको डर लगता है कि जिस काम को अपने सबॉर्डिनेट को सौंपा गया है, अपने जो जूनियर को काम सौंपा गया है, क्या वो उस काम को उस तरीके से कर पाएंगे, जो जिस समय पर वो काम चाहिए, क्या उस समय पर वो काम कर पाएंगे। तो इस डर के कारण भी वो नहीं कर पाता, अपना काम सौंप नहीं पाता सबॉर्डिनेट को। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आपकी। अब जो पॉइंट्स पढ़ेंगे हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे किसके, कि सबॉर्डिनेट क्यों नहीं काम को एक्सेप्ट कर पाता। बहुत ही सिंपल है। subordinate may reluctant to accept delegation when they lack self confidence. अगर मान लीजिए डरता है सबॉर्डिनेट काम को एक्सेप्ट करने पर, उसको लगता है कि वो काम को ढंग से नहीं कर पाएगा, वो कई बार ये सोचता है कि यार तो मैनेजर का काम है, मैनेजर का मैं कैसे कर पाऊंगा, कोई काम में होता कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, some subordinate are unwilling to accept authority due to desire to play safe and depending on the boss all the decision. यानी वो काम को खुद करेंगे, मतलब सब कुछ उनको खुद ही देखना पड़ेगा, तो वो डरते हैं इस वजह से कि मतलब कि डिसीजन भी उनको खुद लेना पड़ेगा, कुछ गलतियां हो जाएंगी तो मैनेजर डांटेगा, इस वजह से वो काम को लेने से डरते हैं। दे हैव अ लैक ऑफ स्पून फीडिंग, यानी सारा काम बना बनाया उनको मिल जाए, वो ऐसा चाहते हैं। A subordinate who is afraid of committing mistake does not like to criticize by the boss is likely to avoid delegation of authority. कई बार क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अगर काम को मैनेजर के काम को ले लिया और काम का बर्डन आ जाएगा, उस काम में गलती करेंगे, मैनेजर उनको डांटेगा, इस वजह से, डांट की डर की वजह से वो काम को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, यानी और काम अपने आप लेने से डरते हैं। When the fourth point, when the subordinate are already overburdened, यानी अगर सबॉर्डिनेट के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है with duties, they do not like additional responsibility through delegation, यानी वो और काम लेना पसंद नहीं करता। अगर मान लीजिए किसी सबॉर्डिनेट के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, वो फुल्ली ऑक्युपाइड है अपने फुल्ली टाइम में, तो वो डरते हैं कि और काम मिलेगा तो वो मतलब व्यस्त हो जाएंगे और उस काम को उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। Subordinate are likely to avoid delegation when adequate information, working facilities and resources are not available for proper discharge of duties. कई बार क्या होता है कि सबॉर्डिनेट इसलिए भी डरता है कि उसके पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, यानी जो पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए वो उसके पास नहीं होती है। वर्किंग फैसिलिटी, जो उसको सुविधाएं चाहिए वो उसको नहीं अवेलेबल होती है। रिसोर्सेज जो उसको चाहिए नहीं अवेलेबल होता, इसलिए वो डरता है। 6 पॉइंट है, सबॉर्डिनेट may not come forward to accept delegation of authority when no incentives are available to them. मान लीजिए अपना काम जब सबॉर्डिनेट करती थी तब भी उसको उतनी ही सैलरी मिलती थी, जब उसको एडिशनल काम करने के बाद भी उतनी सैलरी मिलती है, एडिशनल कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया मैनेजर के द्वारा, तब भी सोचता है वो कि यार जब मुझे पहले भी उतना ही काम करना पड़ रहा था और उतनी ही सैलरी मिल रही थी, अब मुझे और काम करना पड़ेगा तब भी उतनी सैलरी मिलेगी। इस वजह से मतलब कई बार क्या होता है कि एडिशनल रेम्यूनरेशन ना मिलने की वजह से भी
जो सबऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, अनिच्छुक होता है काम को और ज्यादा लेने के। अब हम पढ़ते हैं कि इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स जो है वो जरूरी होते हैं। फंक्शनल डेफिनेशन, बिफोर डेलीगेशन अथॉरिटी अ मैनेजर शुड डिफाइन क्लियरली एंड फंक्शनल परफॉर्म टू प्रोवाइड सबऑर्डिनेट, यानी कि सबऑर्डिनेट को करना क्या है, मैनेजर को सबऑर्डिनेट को अपने साथ बैठाकर उसको समझाना पड़ेगा कि आपको ये काम करने हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच जॉब, क्या ऑब्जेक्टिव है ईच जॉब का, द एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन रिलेशनशिप विद अदर जॉब शुड बी डिफाइंड, यानी सब कुछ जो है पर्टिकुलरली डिफाइन होना चाहिए। Delegation by result expected. Authority should be delegated only after the result to be achieved by the subordinate are decided. This will enable them to know by what subordinate are performed with judged. मतलब कि उनका रिजल्ट भी कि हम इस तरीके से आपके रिजल्ट को जज करेंगे, ये भी उसमें डिपेंड होना चाहिए क्योंकि हमने अथॉरिटी पूरी दे चुके हैं हम। Parity of authority and responsibility. There must be a proper balance between authority and responsibility of a subordinate. यानी authority and responsibility का proper क्या होना चाहिए, combination होना चाहिए। Responsibility without authority will make a subordinate ineffective and as he cannot discharge his duties, यानी अगर आप उसको responsibility दे रहे हैं तो आपको authority भी देनी पड़ेगी। Similarly authority without responsibility make, यानी दोनों होनी चाहिए, अथॉरिटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे, उसको जिम्मेदारी ना दे, तो काम को किसी भी तरीके से करेगा। जब उसको पता है कि उसकी जिम्मेदारी है ही नहीं तो काम को सही गलत दोनों करेगा। लेकिन अगर उसकी जिम्मेदारी होगी, यानी मान लीजिए कि अगर काम गलत होता है तो उसको डांट पड़ेगी, तो फिर वो काम को ध्यान से देखकर करता है। Absoluteness of responsibility. Responsibility cannot be delegated. Responsibility cannot be delegated. No manager can avoid his responsibility by delegating his authority to subordinate. कहने का मतलब क्या है कि चाहे मैनेजर काम को सबॉर्डिनेट को सौंप दें, अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजर की होती है। मैनेजर जो होता है वो कंपनी के लिए लायबल होता है, बट फिर भी वो डांट सकता है। अगर कोई गलत काम किया है उसके सबॉर्डिनेट को डांट सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एक मैनेजर की होती है। After delegating authority, he remains accountable for the activities of his subordinate. Subordinate के काम के लिए भी responsible कौन रहता है, मैनेजर रहता है। The subordinate remain accountable to their superior for the performance of assigned duties, यानी जो सबऑर्डिनेट होता है वो अपने मैनेजर के लिए लायबल होता है, लेकिन मैनेजर जो होता है ना उस काम के लिए अल्टीमेट मैनेजर लायबल होता है। कंपनी को मैनेजर को जवाब देना पड़ता है, सबऑर्डिनेट जवाब नहीं देता। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि मान लीजिए सबऑर्डिनेट को ना जो काम करवाने की जो डायरेक्शन आ रही है ना, यानी क्या काम करना है सबऑर्डिनेट को केवल एक मैनेजर से देना, मतलब आदेश आना चाहिए। मान लीजिए एक बंदे को आदेश काफी लोगों से आ रहे हैं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसके आदेश को पहले फॉलो करे, यानी किसकी इंस्ट्रक्शन को, किसके ऑर्डर को पहले फॉलो करे और किसके ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन को पहले फॉलो ना करे। तो ये भी उसके लिए एक चुनौती होती है। वेल डिफाइंड लिमिट ऑफ अथॉरिटी, यानी the limit of authority of his subordinate should be clearly defined. This will avoid overlapping of authority and will allow the subordinate to exercise initiative. He should refer those matters to be superior which are outside the limit of authority. यानी क्लियरली काम डिफाइन होना चाहिए कि इसको क्या काम करना चाहिए। जो काम सबऑर्डिनेट को करना पड़ेगा सबऑर्डिनेट वही काम करेगा, और लिमिटेड काम दीजिए आप अपने सबऑर्डिनेट में बांट दीजिए कि आपको एक सबऑर्डिनेट को ये काम करना है, एक सबऑर्डिनेट को ये काम करना है। तो इससे क्या होता है कि काम को अच्छे तरीके से हो जाता है। Authority level principle. Manager at each level should make all decisions within their jurisdiction. They should avoid the temptation to refer their superior decisions which they are authorized to take themselves. Only matter outside the scope of authority should be referred to as superior. यानी अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल, जो अथॉरिटी और जो काम सौंप दिया है, जिसके लिए जिम्मेदारी दी गई सबऑर्डिनेट के लिए, सबऑर्डिनेट केवल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और सबऑर्डिनेट को उस काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए। अथॉरिटी जिस काम की नहीं दी गई है उसके लिए जो सबऑर्डिनेट है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लायबल नहीं है, वो केवल उन्हीं कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो काम उसकी अथॉरिटी के अंदर है। एक बार और हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्टेप क्या है एक प्रॉपर एक अच्छी डेलीगेशन के लिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड, यानी क्या काम हम उम्मीद करते हैं सबऑर्डिनेट से कि वो काम करे। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, हम काम को बांट देंगे अलग अलग सबऑर्डिनेट में, जो जिस काम का एक्सपर्ट होगा हम उसी काम को उसको असाइन करेंगे यानी बांटेंगे। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, यानी उस काम को करने के लिए जो आपको जो भी डिसीजन लेने की पावर है वो भी हमें देनी पड़ेगी किसको, सबऑर्डिनेट को। क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, यानी जब हमने अथॉरिटी दे दी कि डिसीजन ले सकता है सबऑर्डिनेट, तो जिम्मेदारी यानी अकाउंटेबिलिटी भी आपको देनी पड़ेगी।
ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी यानी आपको उसको क्या है ना, डिसीजन लेने की आपको पावर भी देनी पड़ेगी। क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी यानी आपने उस काम को अगर मान लीजिए किसको बांट दिया, सबॉर्डिनेट को बांट दिया आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब वो सबॉर्डिनेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस काम को करेगा। डिफिकल्टीज क्या आती है, मैंने वही बताया था, डिफिकल्टी सिंपल सी आती है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। मान लीजिए कि मैनेजर क्या होता है, डरता है कि अगर मान लीजिए कोई गलती करी मैनेजर ने अपने काम में तो एक्सपोज हो जाएगा। और मैनेजर ये भी डरता है कि मान लीजिए कि अगर वो काम को सौंप दे, अगर वो गाइस काम को सौंप दे किसको, अपने सबॉर्डिनेट को, तो हो सकता है कि सबॉर्डिनेट उतने अच्छे तरीके से काम ना करे। और कई बार क्या होता है कि सबॉर्डिनेट को वो देने से अनिच्छुक होता है कि सबॉर्डिनेट काम को ढंग से ना करे। और सबॉर्डिनेट काम को क्यों नहीं लेता, वो डरता है कि अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसकी होगी, सारे काम को मैनेजर उसको डांटेगा। पहले से मान लीजिए उसके पास बहुत सारे काम है, पहले उसके पास बहुत सारे काम है, तो उसको क्या होगा, और काम लेगा तो क्या होगा, उसको डांट मतलब मान लीजिए और काम ले लेगा तो वो काम को बर्डन हो जाएगा उसका। और कुछ जो पॉइंट चाहिए होते हैं हमें इफेक्टिव डेलीगेशन के, वो पॉइंट्स अब हम पढ़ेंगे। फंक्शनल डेफिनेशन यानी कि क्या क्या उसको काम करना पड़ेगा वो बताना पड़ेगा। डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड यानी कि क्या काम की उम्मीद की जाती है, मैनेजर क्या एक्सपेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से, वो भी होगा। पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी यानी आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी यानी आपको जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी। यूनिटी ऑफ कमांड यानी सबऑर्डिनेट को जो डायरेक्शन आ रही काम करवाने की वो किसी एक व्यक्ति से, एक मैनेजर से आनी चाहिए। वेल डिफाइंड लिमिट ऑफ अथॉरिटी यानी कि काम करने की जिम्मेदारी भी वेल डिफाइन होनी चाहिए, यानी कि डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए किसको, यानी सबऑर्डिनेट भी कुछ डिसीजन ले सकता है। अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल यानी कि किसी काम को करने के लिए सबऑर्डिनेट किन किन तरीके से डिसीजन ले सकता है वो भी वेल डिफाइन होना चाहिए। सो गाइस, आज के लिए अपनी सीएमए फाउंडेशन की बिजनेस स्टडीज का आज जो लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश करते हैं। होप सो कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क फ्रॉम मी regarding the business studies, the earlier study note number and this particular study note number 10. So we will start our next chapter lecture with centralization and decentralization of authority। किस तरीके से हम centralization and decentralization करेंगे, अथॉरिटी का क्या बेनिफिट है, क्या उसके नुकसान है। So guys, आज के लिए यहीं पे, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।